नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम रिजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिलायंस जियो एंड फेसबुक के बीच साइन हुई डील के बारे में, और सबसे लास्ट में हम बिहार से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो, इस आर्टिकल से ज़्यादा पॉइंट्स निकलते नहीं हैं, लेकिन जो भी पॉइंट्स निकलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 100% रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात हम पहले करेंगे। जनवरी 2000 में उस समय आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पर टीचर्स की पोस्ट के लिए 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा ट्राइबल्स को। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, शेड्यूल एरियाज में टीचर्स की पोस्ट के लिए सिर्फ ट्राइबल्स सिलेक्ट हो सकेंगे। ट्राइबल्स के अलावा टीचर्स की पोस्ट के लिए शेड्यूल एरियाज में ना तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग सिलेक्ट होंगे, ना ही ओबीसी, ना ही जनरल। और ट्राइबल्स में भी 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई थी। बट देखो, क्वेश्चन अब ये उठ जाता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने आखिरकार ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इसके पीछे तर्क ये है, देखो, शेड्यूल एरियाज में बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं वो रिमोट एरियाज में होते हैं। अब बाहर के जो टीचर्स होंगे वो कई बार रिमोट एरियाज में काम करने के लिए आते नहीं हैं, एब्सेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब टीचर्स एब्सेंट रहेंगे ज़्यादातर समय, तो शेड्यूल एरियाज में बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह डिसीजन लिया, अगर लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के टीचर होंगे तो उनकी जो प्रेजेंस है स्कूल में ज़्यादा होगी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, और लोकल ट्राइबल टीचर्स बच्चों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ट्राइबल स्टूडेंट्स आखिरकार चाहते क्या हैं, क्योंकि टीचर्स भी ट्राइबल होंगे, स्टूडेंट्स भी ट्राइबल होंगे, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छे से हो सकेगा। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल एरियाज में टीचर्स की पोस्ट के लिए 100% रिजर्वेशन दिया गया था ट्राइबल्स को। बट इसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो, ये काफ़ी लिहाज से गलत है। सबसे पहला रीज़न तो गलत होने का ये है, 1992 के इंदिरा सानी केस में साफ तौर पे जजमेंट ने ये कहा था, रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो आंध्र प्रदेश सरकार का ऑर्डर इंदिरा सानी केस 1992 के अगेंस्ट था। दूसरा देखो, इससे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिवली प्रभावित होता है, वायलेट होता है। कैसे? आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिल सकती। तो इस केस में स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही हैं ट्राइबल्स को, उनको 100% रिजर्वेशन मिल रहा है। इवन ये आर्टिकल 15 के भी अगेंस्ट है, किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बट इस केस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ, ओबीसी के साथ, और इवन जनरल के साथ। ये आंध्र प्रदेश सरकार का ऑर्डर देखो आर्टिकल 16 के भी अगेंस्ट था। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, बट 100% रिजर्वेशन अगर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को दिया जाता है तो बाकियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं बचती। एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 16 का भी वायलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश के संदर्भ में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 371D के अंडर ऑर्डर इशू किया हुआ है कि किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर जोन में रहने वाला पर्सन दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर जोन में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब आप सोच के देखिए, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, शेड्यूल एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पे देखो जो टीचिंग की पोस्ट होंगी उसके लिए सिर्फ ट्राइबल्स अप्लाई कर सकेंगे, दूसरे कम्युनिटी के लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो वैसे भी आर्टिकल 371D के अंतर्गत दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो कोई मौका ही नहीं मिला ना टीचिंग की पोस्ट के लिए। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे 100% रिजर्वेशन ट्राइबल्स को दे दिया गया है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 371D है। तो
ट्राइबल एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं वहाँ पे ट्राइबल्स को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए तो फिर अपॉर्चुनिटी बची ही नहीं ना। वो अपने ज़िले में भी टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे ज़िलों में भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब डिबेट्स चल रही थी तो उन्होंने कहा था, देखो कोई भी रिजर्वेशन अगर होना चाहिए तो ये माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होना चाहिए। इवन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी थी इंदिरा साहनी केस में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट का हवाला दिया था और इसीलिए 50% कैप लगाया गया था रिजर्वेशन पर कि इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इवन अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा था, माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए क्यों आंध्र प्रदेश सरकार का 2000 का जो ऑर्डर था वो गलत था। अब हम बात करते हैं सजेशंस की। सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपनी जजमेंट में ये कहा, अगर आंध्र प्रदेश की सरकार को ये लगता था कि बाहर के टीचर्स एब्सेंट ज़्यादा रहते थे शेड्यूल एरिया के स्कूल्स में, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, तो वो कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे सकते थे ताकि बाहर से जो टीचर्स आएँ वो प्रेजेंट हों। डेटरेंस भी क्रिएट की जा सकती थी कि आप एब्सेंट रहोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे तरीके अपनाए जा सकते थे टीचर्स की प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए। सजेशन तो देखो बस एक ही है। वैसे लास्ट में 2-3 और इम्पोर्टेंट बातें बोली जाती हैं रिजर्वेशन के संदर्भ में। जैसे देखो बार बार एक इशू पर डिबेट इमर्ज होती रहती है कि ये 50% का जो कैप है रिजर्वेशन पर, ये 50% ही क्यों है, ऐसा 60% क्यों नहीं या फिर 40% क्यों नहीं। तो इस संख्या पर डिबेट होती रहती है। हाँ, इतना जरूर है, आर्टिकल सजेस्ट करता है अगर स्पेशल केसेस में इस कैप को ब्रीच करना पड़ता है, जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अगर रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे अलाउ करें। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में देखो एक बात ये भी बोली कि सरकार को SCs की और STs की लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एफ्लुएंट हैं, मतलब उनके पास पैसा है, वो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन का लाभ काफ़ी ले लिया है, लेकिन बार बार वही लोग रिजर्वेशन का लाभ फिर से ले रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सरकार को SCs की और STs की लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो SCs की और STs की लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना ठीक नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सारा जो बेनिफिट है वो एडवांस्ड और एफ्लुएंट लोग कॉर्नर कर रहे हैं। रिजर्वेशन का जो लाभ है SC और ST कम्युनिटी में निचले तबकों को नहीं हो रहा है। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का गलत है, अभी हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रिजर्वेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जियो और फेसबुक के बीच साइन हुई डील से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो जियो प्लेटफॉर्म है, इसमें फेसबुक ने 9.9% स्टेक्स को खरीद लिया है 43,574 करोड़ रुपए देकर। तो इस प्रकार से देखो अपनी अपनी फील्ड के दो जायंट्स एक साथ आए हैं। फेसबुक अपनी फील्ड का बहुत बड़ा प्लेयर है और जियो ने तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में एंटर किया था और अभी टॉप प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में जियो। इससे होगा क्या? इससे देखो ये होगा, दो फील्ड्स में डिसरप्शन आएगी। एक तो इंडिया की जो मार्केट है ई कॉमर्स के लिहाज से देखें तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। अभी फ़िलहाल ई कॉमर्स सेक्टर में मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए कंपटीशन चल रहा है अमेजोन के बीच और फ्लिपकार्ट के बीच। फ्लिपकार्ट किसकी है? वॉलमार्ट की है, मतलब मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं फ्लिपकार्ट के वो वॉलमार्ट के पास हैं। तो अब जब एंट्री होगी जियो की, जियो ने ऑलरेडी अपना एक जियो मार्ट लॉन्च कर दिया है, हालांकि एक्सपेंड इसे अभी नहीं किया है। जियो मार्ट की सहायता से क्या होगा,
जो लोकल रिटेलर्स हैं, लोकल एरियाज़ में जो दुकानें होती हैं, शॉपकीपर्स, उनको कंज्यूमर से जोड़ा जाएगा इस जियो मार्ट प्लेटफॉर्म की सहायता से। तो ई कॉमर्स सेक्टर में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा, डिसरप्शन आ सकता है। क्योंकि देखो, जियो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे देश में ऑलमोस्ट 400 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो इतने ज़्यादा यूज़ करने वाली एप्लीकेशन का लाभ अब मिलेगा जियो को, और ज़्यादा अच्छे से जियो जो है वो लोकल शॉपकीपर्स को कंज्यूमर से जोड़ पाएगा। इसके अलावा देखो, दूसरा जो डिसरप्शन आएगा वो आएगा पेमेंट सर्विसेज की मार्केट में। पेमेंट सर्विसेज की मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के बीच में। और जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने भी एज ए पेमेंट एप्लीकेशन काम करने के लिए हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास अप्लाई किया हुआ है। जल्द ही उन्हें अप्रूवल मिल सकता है। अब जब एंट्री होगी व्हाट्सएप की पेमेंट सिस्टम के लिए, पेमेंट एप्लीकेशन के लिए, और साथ होगा जियो का, तो मेजर डिसरप्शन आने वाला है इस पेमेंट सर्विसेज की एप्लीकेशन में भी। देखो, ये विन विन डील है दोनों के लिए, जियो के लिए भी और फेसबुक के लिए भी। जैसा हमने डिस्कस किया, जियो को साथ मिलेगा व्हाट्सएप का, जिसको 400 मिलियन यूजर्स यूज़ करते हैं, जबकि फेसबुक वैसे देखो बैन है चाइना में। तो चाइना में बैन है। इंडिया की जो मार्केट है बहुत बड़ी है फेसबुक के लिए। इंडिया की काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट में फेसबुक अपनी जड़ें जमा सकेगी इस डील की सहायता से। फेसबुक को देखो, पास्ट में रेगुलेटरी संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है इंडिया में। जैसे देखो, फेसबुक फ्री इंटरनेट का एक प्रोविज़न इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहती थी कि जो यूजर्स हैं कम से कम कुछ साइट्स को, फॉर एग्जांपल 30 साइट्स को फ्री में एक्सेस कर सकें अगर उनके पास इंटरनेट नहीं भी है तो। लेकिन काफ़ी डिबेट हमारे देश में हुई थी कि ये जो चीज़ है ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है, तो फेसबुक को इससे पीछे हटना पड़ा था। फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, लिब्रा, लेकिन ये भी इंडिया में चली नहीं रेगुलेटरी इश्यूज़ के कारण। लेकिन अब जो कि फेसबुक को साथ मिल गया है रिलायंस जियो का, तो रेगुलेटरी संबंधित प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सामना शायद फेसबुक को नहीं करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप, जो फेसबुक की ही एक सब्सिडरी है, व्हाट्सएप को जल्द ही पेमेंट सर्विसेज के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। एक बात लास्ट में ये बोली जाती है, देखो दिक्कत ये है कि ई कॉमर्स सेक्टर में भी और पेमेंट सर्विसेज वाले सेक्टर में भी अब बहुत तेज़ी से कंसोलिडेशन हुआ है। शुरुआत में तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे थे। अब 2-3 मेन बचे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, मेन तो यही दो हैं। स्नैपडील भी बस सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसी प्रकार से पेमेंट सर्विसेज की फील्ड में भी बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, लेकिन कंसोलिडेशन हो गया और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब जबकि रिलायंस जियो ने और फेसबुक ने हाथ मिलाया है, तो और भी ज़्यादा फर्दर कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये देखो, इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इसलिए सरकार को प्रैक्टिसेस को स्क्रूटिनाइज करना होगा, ताकि एकदम से यूँ ना हो किसी की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए या फिर 2 ही प्लेयर रह जाएं। ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तो ये कस्टमर्स के लिए भी अच्छा होता है, उनको बेहतर सर्विसेज मिलती हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जियो एंड फेसबुक के बीच साइन हुई डील से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल बिहार से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिहार स्पेसिफिक बातें बोली जाती हैं इस आर्टिकल में। बिहार की देखो फाइनेंशियल कंडीशन कोविड-19 की महामारी से पहले ही ख़राब थी और अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बिहार की फाइनेंशियल कंडीशन। यहाँ के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हैं पहनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए और इलाज करने के लिए। हमारे देश में जो एवरेज है पर 1000 बेड्स का, मतलब हमारे देश में एवरेज ये है 1000 लोगों के पीछे 0.55 बेड हैं, जबकि बिहार में तो देखो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 1000 लोगों के लिए सिर्फ 0.11 बेड अवेलेबल हैं। अभी बिहार ने बाकी स्टेट्स से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंट लाइन ली हुई है। यूपी, हरियाणा, एमपी, इन सभी स्टेट्स ने कोटा में बसें भेजी स्टूडेंट्स को निकालने के लिए
इवन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है या फिर बसें आगे भी ना चलें, इसलिए यूपी माइग्रेंट वर्कर्स को भी अगर जो बाहर से आना चाहते हैं तो उनके लिए बसें चलाने को तैयार हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल डिफरेंट लाइन ली है। राइटर के अनुसार वो नहीं चाहते कि बिहार के स्टूडेंट्स जो कोटा में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अगर वो बिहार आना चाहते हैं तो बिहार आएँ। इवन माइग्रेंट वर्कर्स को भी बिहार नहीं आना देना चाहते बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि देखो, राइटर उन सभी एस्पेक्ट्स को नहीं डिस्कस करते हैं कि इससे जो नोवल कोरोना वायरस है वो फर्दर स्प्रेड हो सकता है। थोड़ा ये जो आर्टिकल है पॉलिटिकल डायमेंशन से है, मतलब काफ़ी सारी पॉलिटिकल बातें बोली जाती हैं। जैसे नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था उन्होंने थोड़ा बहुत काम करवाया, लेकिन बाकी 2 कार्यकाल में काम बिल्कुल नहीं हुआ है। बिहार में आज भी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, और इस समस्या को बिहार अभी तक ठीक नहीं कर पाया है। अगर बिहार में एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध होगा तो बिहार से क्यों लोग जाएंगे दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। तो आवश्यकता ये है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज कर दें। एक खबर का भी हवाला देते हैं कि बिहार में एक घटना सामने आई कि कुछ जो लोग थे वो मेंढक को रोस्ट करके खा रहे थे। तो राइटर कहते हैं ये देखो एक बहुत बड़ी आयरनी है। एक तरफ हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो भंडार है वो भरे हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों को मजबूर होना पड़ता है भुना हुआ मेंढक खाने के लिए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से तुरंत असिस्टेंस मांगी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करे बिहार को, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, मतलब हर किसी को पीडीएस का लाभ मिले। इसके अलावा बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे राज्यों में फ़िलहाल फंसे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना चाहिए बिहार सरकार को, और अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको बेसिक सप्लाईज हासिल हो रही हों। तो ये बातें बोली जाती हैं इस आर्टिकल में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने रिजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया, दूसरे नंबर पर जियो और फेसबुक के बीच साइन हुई डील, और तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया बिहार से संबंधित इश्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।